Hello future nursing officer, welcome back to my channel. So today is class 9 of Fundamental of Nursing important series. So basically आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स के बारे में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, दैट इज़ पैरासिंथेसिस, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन एंड राइल्स ट्यूब फीडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स. इसमें बेसिकली हम लाइक पोजीशन और जो जो मेन चीज़ें होती है वो, प्लस हम इसके साथ साथ हम नॉर्सेट का PYQ भी देखेंगे जो आ रखा है इस टॉपिक के बेसिस पे. ओके, सो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ऑफ कोर्स अच्छे जाना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ना कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन वो ऐसे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ लेते हैं एंड देन दो तीन दिन तक कुछ पढ़ते ही नहीं है. ठीक है, सो आपको मतलब मैं ये इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि आपको मेनली जो है कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, परफेक्शन से ज़्यादा है कि आप कंसिस्टेंसी पे फोकस करो. एक दिन में आपने 10 से 12 घंटे पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारा कुछ रिवीजन कर लिया, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लिया, सारा MCQ सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे से किया, देन आप दो तीन दिन तक आप गायब हो गए. सो देयर इज़ नो यूज़. कंसिस्टेंसी मोर मैटर. अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हो तो 6 घंटे डेली पढ़ो, 6 से 7 घंटे डेली पढ़ो, डेली थ्योरी पढ़ो, डेली MCQ प्रैक्टिस करो, डेली रिवीजन करो एंड डेली लाइक एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती रह रही है, कहाँ पे आप सुधार सकते हो, कहाँ पे आप नेगेटिव मार्क्स को कम कर सकते हो. ओके, एंड इसी वे में आप नेगेटिव मार्क्स को भी रिड्यूस कर सकते हो. ओके, सो फिर विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, दैट इज़ पैरासिंथेसिस. फर्स्ट पैरासिंथेसिस पढ़ेंगे. सो पैरासिंथेसिस बेसिकली क्या है? पैरासिंथेसिस. ठीक है, अभी हमने बहुत सारे प्रोसीजर पढ़ लिए. हमने पढ़ा थोरैकोसिंथेसिस, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, थोरैक्स से हम जो फ्लूइड निकाल रहे थे, है ना, थोरैकोसिंथेसिस. ऐसे ही क्या है, पैरासिंथेसिस मतलब पेरिटोनियल कैविटी से जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड को रिमूव करने का प्रोसेस को बोलते हैं पैरासिंथेसिस. ठीक है, सो पैरासिंथेसिस के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि लेप्रोसिंथेसिस, एब्डोमिनल टैपिंग और पेरिटोनियोसिंथेसिस. ठीक है, सो बेसिकली पैरासिंथेसिस कब करते हैं, क्या इंडिकेशन होता है? सो डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, थेराप्यूटिक भी हो सकता है. डायग्नोस्टिक मतलब कि डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कि भाई क्या डिजीज़ है, क्या बीमारी है पेशेंट को. ठीक है, तो क्या करते हैं, जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड कलेक्टेड होता है एब्डोमिन में, उस फ्लूइड को निकालते हैं एंड देन चेक करते हैं कि क्या है, बैक्टीरियल कॉज है, वायरल कॉज है, क्या कॉज है. ठीक है, सो असाइटिस टू रिमूव फ्लूइड एंड डिटरमाइन द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज बेसिकली द डायग्नोस्टिक इंडिकेशन फॉर पैरासिंथेसिस. बट थेराप्यूटिक में क्या है, थेराप्यूटिक में लिए हम असाइटिस में करते हैं. असाइटिस आपको पता होगा, है ना, आपने पढ़ रखा होगा GIT सिस्टम में. सो असाइटिस कंडीशन में हम पैरासिंथेसिस करके जो एक्सेस फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड हो जाता है, उसको रिमूव करते हैं. आई बस समझ में. बट कुछ कंडीशन होती है जिनमें हम पैरासिंथेसिस नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन. सो दैट इज़ डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी. कोएगुलोपैथी वाला डिसऑर्डर होता है ना, उसमें जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि नहीं करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं. चाहे वो जितने भी हमने अभी तक प्रोसीजर पढ़ा, थोरैकोसिंथेसिस पढ़ा, लिवर बायोप्सी पढ़ा, है ना, रीनल बायोप्सी भी होती है आगे, है ना, पढ़ेंगे. सो उन सब चीज़ों में एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगा, कोई एग्लोपैथी डिसऑर्डर होगा, है ना, पेशेंट का INR कम है, पेशेंट का PTINR बहुत ही ज़्यादा कम है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इन डैट केसेस क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है. क्योंकि अगर हमने ये प्रोसीजर किया, पेशेंट को ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएगा ना, सो डैट ये हमारा मेनली होता है. तो उसके अलावा प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा अगर कोई ऑर्गन्स अगर इनलार्ज है, जैसे कि स्प्लीन इनलार्ज है या फिर लीवर इनलार्ज है, तो इन डैट केस ऑल्सो लाइक इंजरी होने के चांसेस वगैरह होता है, इसलिए नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं. बाकी एक्सपर्ट लोग अंडर अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके अंडर कर सकते हैं. बट ये होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन. उसके अलावा डिस्टेंडेड ब्लैडर भी होता है, क्योंकि ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं ना. उसके अलावा हमारा मल्टीपल प्रीवियस एब्डोमिनल ऑपरेशन ऑलरेडी हो रखा हो, है ना, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया, है ना, इंट्रा एब्डोमिनल एडहेसेंस हो, तो इन डैट केसेस ये पैरासिंथेसिस जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है. ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजीशन एंड नीडल इंसर्शन साइट. सो देखो, नीडल इंसर्शन साइट ना दो है, एक लेटरल है, एक मिड लाइन है. लेटरल जो है वो फर्स्ट चॉइस है. लेटरल बोले तो क्या है, लेटरल बोले तो ये जो हमारा अम्बिलिकस है ना, अम्बिलिकस है, ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है. ऐसे इमेजिन कर लो आप, ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है एंड ये हमारा अम्बिलिकस है. सो 2 to 4 सेंटीमीटर सुपीरियर टू मीडियल
टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो यहाँ पे आएगा 2 to 4 सेंटीमीटर, डैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम करते हैं, डैट इज़ द लेटरल पॉइंट, ठीक है, डैट इज़ द लेटरल पॉइंट। आई बात समझ में। उसके अलावा दूसरा हमारा होता है मिड लाइन। मिड लाइन बहुत सिंपल है, जो अम्बलिकस होता है ना, अम्बलिकस के जस्ट नीचे, अम्बलिकस के जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर नीचे नीडल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, डैट इज़ द मिड लाइन। सो दो होते हैं, एक लेटरल होता है, एक मिड लाइन होता है। लेटरल जो है फर्स्ट चॉइस होता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही कर सकते हैं, ठीक है। मिड लाइन है वो सेकंड चॉइस होता है, अगर लेटरल साइड नहीं मिल पाए ढंग से तो हम मिड लाइन करते हैं। आई बस समझ में। उस तो ये हमारा लाइक इमेज था, दिख गया होगा आपको। सो प्रोसीजर में बेसिकली फर्स्ट कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है। उसके बाद 25 गेज नीडल को अप्रोप्रिएट साइड पे जेट ट्रैक मेथड से हम इंसर्ट करते हैं, वही लाइक आइदर मिड लाइन में या फिर लेटरल साइड में, मिड लाइन और लेटरल साइड में इंसर्ट करते हैं 25 गेज नीडल, ठीक है, जेट ट्रैक मेथड से, सो डैट जो फ्लूइड है वो लीकेज ना हो आफ्टर प्रोसीजर। एंड उससे पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि ब्लैडर को एम्प्टी करके आओ, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा ना कॉन्ट्राइंडिकेशन में कि डिस्टेंडेड ब्लैडर डेट कैन नॉट बी एम्प्टीड, है ना। सो डिस्टेंडेड ब्लैडर में नहीं करते हैं, तो पेशेंट को पहले हम वॉइड करवाते हैं। मेजर एब्डोमिनल गर्थ, वेट एंड बेस लाइन वाइटल साइंस बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, क्योंकि एब्डोमिनल गर्थ तो मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने फ्लूइड रिमूव किया तो उसके बाद एब्डोमिनल गर्थ कम हुआ या नहीं हुआ। आई बात समझ में। सो एब्डोमिनल गर्थ हमें बिफोर एंड आफ्टर मेजर करना है, एंड ऑफ कोर्स वाइटल साइन। क्योंकि पेशेंट को फ्लूइड निकाल रहे हैं तो पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है ना। सो वाइटल साइन वाइटल जो है वो हमें कंटिन्यूस मॉनिटर करना है, बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग ऑल्सो, ठीक है। पोजीशन पेशेंट को कैसे देना है, अपराइट, सीधा पेशेंट बैठा रहेगा एट द एज ऑफ बेड विथ बैक सपोर्टेड, बैक पीछे सपोर्ट मतलब सिंपल बैठा हुआ सिटिंग पोजीशन, एंड फिट रेस्टिंग ऑन द स्टूल, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट अगर पेशेंट बैठ नहीं सकता है तो उसके अलावा दूसरा पोजीशन हम पेशेंट को लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में भी दे सकते हैं या फिर सुपाइन पोजीशन में भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट बैठ नहीं सकता है तो सुपाइन पोजीशन में भी या फिर लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में भी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे लाइक एट अ टाइम मोर देन 1 लीटर फ्लूइड एकदम से रिमूव नहीं करते हैं क्योंकि पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है, ठीक है। देन आफ्टर प्रोसीजर हमें क्या करना है, जहाँ से हमने फ्लूइड निकाला है वहाँ पे लाइक 15 मिनट तक हमें मैनुअली कंप्रेस करके रखना होता है, ठीक है, ड्रेसिंग अप्लाई करना होता है। उसके बाद मॉनिटर फॉर हिमेचूरिया फॉर एक्सीडेंटल, अगर ब्लैडर ट्रॉमा हो गया होगा तो हमें हिमेचूरिया के लिए मॉनिटर करना है। हमें लाइक पेशेंट को ऐसे इंस्ट्रक्ट करना है कि अगर आप पेशाब कर रहे हो तो ब्लडी ऐसा कुछ आए, पिंक और रेड कलर यूरिन आए तो हमें बताना है आपको, एंड हमें डॉक्टर को इमीडिएटली बताना होता है, ठीक है, अगर ब्लडी, पिंक और रेड कलर का यूरिन हो, क्योंकि हमें हिमेचूरिया के लिए मॉनिटर करना है कि ब्लैडर तो इंजर नहीं हो गया जब हमने प्रिक किया था, तो इसलिए। क्योंकि देखो यहाँ पे जो पोजीशन है ना, आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यहाँ पे लाइक ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं ना यहाँ पे मिड लाइन में, ठीक है। सो इसलिए मॉनिटर करते हैं यूरिन, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स लीकेज एट द इंसर्शन साइट, जहाँ पे हमने नीडल को इंसर्ट किया है वहाँ से लीकेज हो सकता है फ्लूइड का। एब्डोमिनल वॉल हिमेटोमा हो सकता है क्योंकि हमने नीडल इंसर्ट किया था, ठीक है ना। ब्लीडिंग हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन तो लाइक कुछ भी बाहर का चीज़ अंदर डालोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस तो हो ही जाता है, ठीक है। बॉवेल परफोरेशन हो सकता है, सबक्यूटेनियस इफ्यूजन हो सकता है, पोस्ट पैरासिंथेसिस हाइपोटेंशन वगैरह, ये छोटे मोटे कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ बहुत बड़े से कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। सो ये था हमारा पैरासिंथेसिस के बारे में। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पैरासिंथेसिस होता क्या है, ठीक है, इसका क्या इंडिकेशन होता है, एंड लाइक नीडल इंसर्शन साइट क्या है एंड क्या पोजीशन हम देते हैं, ठीक है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। दूसरा हमारा टॉपिक है डेट इज़ नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, मतलब कि राइल्स ट्यूब को इंसर्ट करना, ठीक है। सो राइल्स ट्यूब इंसर्ट करना, नेजोगैस्ट्रिक मतलब नोज़ के थ्रू करेंगे तो नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, और अगर मुंह के थ्रू करेंगे, ओरल कैविटी के थ्रू करेंगे तो ओरोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, ठीक है। सो आपको इसमें बहुत सारे ट्यूब दिख रहे हैं, मैं लाइक लेके भी आई हूँ दिखाने के लिए आपको। सो बेसिकली नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन में क्या करते हैं, नोज़ के थ्रू ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है क्या बोलते हैं, ये हमारा राइल्स ट्यूब है। सो नोज़ के थ्रू ये राइल्स ट्यूब गया है ना, इसोफेगस के थ्रू सीधा स्टमक के पास, है ना, डेट इज़ एनजी इंट्यूबेशन। ये नोज़ के थ्रू गए तो इसको एनजी बोलेंगे, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। अगर ये मुंह के थ्रू जाएगा, ओरल के थ्रू जाएगा तो ओरोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन बोलेंगे।
हम ये पढ़ेंगे किस कंडीशन में हम नेजोगेस्ट्रिक इंट्यूबेशन नहीं कर सकते, किस कंडीशन में हम ओरोगेस्ट्रिक इंट्यूबेशन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ट्यूब समझना है। इमेज बेस्ड में बहुत बार आ चुका है। ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका राइल्स ट्यूब ही है। राइल्स ट्यूब का ही बहुत सारा टाइप होता है, तो उसको हम लेविन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी हमारा राइल्स ट्यूब है। इफ़ यू आर एबल टू सी इन द इमेज, सो ये हमारा राइल्स ट्यूब है। ये लाइक कैप है जिसको ओपन करके लाइक फीड वगैरह जो भी देना होता है, ठीक है, इसको फिर क्लोज कर देते हैं। ये बेसिकली पेशेंट के लाइक इसोफेगस के थ्रू अंदर जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये एंड अंदर जाएगा एंड ये एंड हमारा बाहर रहेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, हाँ, यही हमारा राइल्स ट्यूब है। सो ये आपको दिख गया होगा, इसको लेविन ट्यूब भी बोलते हैं, राइल्स ट्यूब भी है। ठीक है, एक आपको ये वाला भी दिख रहा होगा। सो इसको बेसिकली ना फ्रैका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैका ट्यूब। मतलब क्या है ना इसमें डिफरेंस, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दो बोथ आर सिमिलर ही है। डिफरेंस क्या है कि अगर पेशेंट जो ये वाला लेविन ट्यूब है या फिर राइल्स ट्यूब है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लाइक अप टू 14 डेज़ 15 डेज़ हम ये लगा सकते हैं। फिर 15 डेज़ के बाद इसको वापस से निकालना होता है, फिर से चेंज करना पड़ता है। लाइक एवरी 14 डेज़ में, एवरी 15 डेज़ में हमें ये ट्यूब चेंज करने होते हैं, राइट। अगर हमें पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक लाइक 3 मंथ तक रखना, क्योंकि बार बार निकालो डालो निकालो डालो, क्योंकि हम 15 डेज से ज़्यादा इस ट्यूब को नहीं रखते, तो 12 पेशेंट को निकालो डालो तो लाइक इट्स लाइक वेरी पेनफुल प्रोसीजर। पेशेंट को ब्लीड भी हो जाता है, नेजल ब्लीड भी हो जाता है। तो हमें लॉन्ग टर्म, हमें पता है कि पेशेंट को बहुत लॉन्ग टर्म तक ये राइल्स ट्यूब रहने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम फ्रैका डालते हैं। ये फ्रैका क्या है, इसकी 3 मंथ की वैलिडिटी होती है, लाइक 3 मंथ तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनको चेंज करने की ज़रूरत होती है एवरी 14 डेज़ में। इसको हम 3 मंथ तक रख सकते हैं, तो हम फ्रैका ट्यूब डालते हैं। ये आपको थोड़ा सा लाइक एडिशनल में बता रही हूँ, मे भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं ना। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये दिख रहा होगा ना आपको, ये बाहर वाला पॉइंट, ये बाहर वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, डेट इज़, ये स्टंट होता है। स्टंट के थ्रू अंदर डालते हैं, फिर स्टंट को बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, फिर ये ट्यूब अंदर रह जाती है, प्लास्टिक वाली ट्यूब अंदर रह जाती है, स्टंट बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसा सिंपल सा है, सिमिलर ही है। उसके अलावा ये भी हमारा राइल्स ट्यूब है। ठीक है, कैप में ऐसा मत होना कि ये ऐसा कैप है तो कुछ और ही है, ये भी हमारा राइल्स ट्यूब है। देखो यहाँ पे ओपनिंग से ही आपको पता चल जाएगा, ये भी राइल्स ट्यूब है। ठीक है, प्लस ये भी हमारा राइल्स ट्यूब ही है। इसमें क्या डिफरेंस है ना, इसमें जैसे कि पेशेंट को अगर हमें इरिगेशन करना होता है ना, बॉवल इरिगेशन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रेशर मैनोमीटर लगा देते हैं, जहाँ से सक्शन जाएगा, है ना, सक्शन प्रेशर जाएगा, और यहाँ से लाइक हम ड्रेनिंग पोर्ट लगा देते हैं, ताकि जो भी सिक्रेशन है वो बाहर आएगा। ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट अंदर रहता है पेशेंट का। तो ये सारा हमारा राइल्स ट्यूब का ही टाइप था। आई बात समझ में? तो एनजी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का इंडिकेशन क्या होगा? ऑफ कोर्स अगर अपर जीआई ब्लीडिंग वॉल्यूम हो तो उसको निकालने के लिए, एस्पिरेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट टू जीआई ट्रैक्ट, मतलब कुछ भी अंदर डालना हो उसके लिए, या फिर मेडिसिन देने के लिए, अगर पेशेंट मेडिसिन नहीं ले सकता है मुँह के थ्रू, तो मेडिसिन देने के लिए, फीड देने के लिए, है ना। अगर पेशेंट पॉइजनिंग का केस हो तो लाइक पॉइजन बाहर निकालने के लिए, मतलब लवास करने के लिए, है ना, आगे हम पढ़ेंगे सारा कुछ। बॉबल इरिगेशन के लिए, एस्पिरेशन प्रिवेंशन, जैसे पेशेंट अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है तो वो मुंह से नहीं खा सकता ना, है ना, और एस्पिरेशन को भी हमें प्रिवेंट करना होता है, तो इन डैट केस हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, सो कब नहीं डाल सकते, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं डाल सकते? नेजोगेस्ट्रिक, मतलब कि राइल्स ट्यूब नोज़ के थ्रू कब नहीं डाल सकते हैं। सो अगर बेजिलर स्कल फ्रैक्चर हो तो हम इन डैट केस हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब नहीं डालते हैं, नोज़ के थ्रू नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बेजिलर स्कल फ्रैक्चर है ना। ठीक है, सो इन डैट केस हम क्या डालते हैं, ओजी डालते हैं, ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, ओरल के थ्रू डालते हैं, नेजल के थ्रू नहीं डालते, ओरल के थ्रू डालते हैं। ठीक है, अगर रिसेंट नेजल या फिर नेक सर्जरी हो रखी है तो भी नहीं डाल पाएंगे, कोएगुलेशन हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डालते टाइम ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर किसी पेशेंट को जैसे टेनेक्टिव प्लेस इंजेक्शन, टेनेक्टिव प्लेस वगैरह देते हैं, तो इन डैट केस हम 24 आवर्स का वेट करते हैं, उसके बाद हम राइल्स ट्यूब डालते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस है, प्लस ऑलरेडी पेशेंट रिस्क है ब्लीडिंग का, ऊपर से राइल्स ट्यूब डालेंगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एपिस्टेक्सिस हो, मतलब ब्लीड फ्रॉम नोज हो, या फिर लेरिंजेक्टोमी हो रखा हो, तो इन डैट केस नेजोगेस्ट्रिक इंट्यूबेशन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें जो है ना ट्यूब, ये जो ट्यूब है ना, हमें अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू साइज जो है, अकॉर्डिंग टू एज, और जो उसके लिए सूटेबल है वो हमें चूज़ करना होता है सबसे पहले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज हमें ट्यूब चूज़ करना है, देन हमें मेज़र करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेज़रमेंट से क्वेश्चन आता है। देखो मेज़र कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको पूरा फुल एग्जाम्पल दिखाती हूँ। नोज़ टू ट्रेगस ईयर लोब। ठीक है,
देन फ्रॉम यहाँ से लेके जिफी स्टर्नम, ठीक है, ये होता है। सो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है नेक्स। नेक्स्ट मतलब क्या, नोज टू ईयर लोब टू जिफी स्टर्नम, ये आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट बस याद कर लो, नेक्स्ट मतलब नोज टू ईयर लोब टू जिफी स्टर्नम। सो ये पहले मेज़र करते हैं, ठीक है। मेज़र करने के बाद लाइक हम एक काइंड ऑफ मार्किंग कर देते हैं, देन हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो क्या करते हैं, ये पोजीशन है पेशेंट का, सेमी फॉलर या फिर हाई फॉलर दे सकते हैं अगर पेशेंट कॉन्शियस है। बट अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन, मेनली हेड उनको ऐसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स करके हेड और ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। कैसे डालते हैं आगे दिखाती हूँ। सो देखो, सबसे पहले हमें ट्यूब को ल्यूब्रिकेट करना होता है, ठीक है। ट्यूब को हम लाइक लिग्नोकेन जेली वगैरह से लुब्रिकेट करते हैं। उसके बाद ट्यूब को जेंटली नोज़ के थ्रू हम पास करते हैं, बैकवर्ड थ्रू नोज़ है ना। उसके बाद जब हम पास करते हैं ना, तो हम अगर पेशेंट कॉन्शियस अलर्ट होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि पानी पियो, स्वेलो करो, है ना, स्वेलो करने बोलते हैं। स्वेलो करता है तो लाइक ईजिली ये अंदर चला जाता है, ठीक है। पेशेंट कॉन्शियस एंड अलर्ट, इंस्ट्रक्ट टू स्वेलो वाटर एज ट्यूब एडवांस। इफ़ पेशेंट इज सेमी कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस होता है तो हम हेड को फ्लेक्स करते हैं टूवर्ड्स चेस्ट। इससे क्या होता है कि इसोफेगस ओपन हो जाता है तो इजीली अंदर चला जाता है, मतलब ट्रैकिया में नहीं जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा। बेसिकली हमारा जो पर्पस है पेशेंट को बोलते हैं स्वेलो करो, यही है कि ईजिली वो इसोफेगस में चला जाए, ठीक है। ट्यूब शुड बी इंसर्टेड स्मूथली इन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड जाना है पेशेंट को, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड जाना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद चेक, हमें थ्रोट पेशेंट को अगर मुंह ओपन करता है तो हमें ओपन करके देखते रहना है कि कहीं मुंह में ही तो ट्यूब कॉइल नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है कि हम पास करते जाते हैं, ये पूरा मुंह में ही ऐसे कॉइल होता जाता है, नीचे जाता ही नहीं, मुंह में ही कॉइल होता रहता है, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ ध्यान देना है। देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज विदड्रॉ ट्यूब इमीडिएटली इफ़ चेंजेस अगर इन रेस्पिरेटरी स्टेटस। अगर आपका पेशेंट का सेचुरेशन कम हो गया, रेस्पिरेटरी रेट एकदम से बढ़ गया, टैकीकार्डिया पेशेंट को होने लगा, टैकीपनिया होने लगा, आपको फटाफट से ट्यूब रिमूव करना है, मतलब कि वो मे बी ट्रैकिया में चला गया हो ना, ऐसा हो सकता है। ट्यूब कॉइल्स इन माउथ, अगर मुंह में ही ट्यूब कॉइल्स हो गया तो फटाफट बाहर कर दो, फिर से डालो, है ना। पेशेंट बिगिन टू कफ और टर्न्स साइनोटिक, वही मतलब अगर ट्रैकिया वगैरह में चला गया, पेशेंट को बहुत कफ आने लगा, पेशेंट का सेचुरेशन कम हो गया, टैकीपनिया हो गया, टैकीकार्डिया होगा, आपको फटाफट आपको क्या करना है, ट्यूब को बाहर करना है, ओके। दिस यू शुड नो। सो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइज़ आपको पता होना चाहिए। 6 फ्रेंच का लाइट ग्रीन कलर का होता है, 8 फ्रेंच का लाइट ब्लू होता है, 10 का ब्लैक होता है, वाइट 12 होता है, ग्रीन 14 होता है, ऑरेंज 16 होता है, रेड 18 होता है। सो बेसिकली हम ना एडल्ट में 14 और 16 यूज़ करते हैं, ठीक है। ये छोटे बच्चों में ये सारा यूज़ करते हैं मेनली। वाइट भी हम कभी कभी एडल्ट में यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली 14 एंड 16 तो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। और बहुत जो लाइक बहुत ऐसे एडल्ट बहुत ज़्यादा लाइक जिनकी मतलब एज तो नहीं बोल सकते, वेट बहुत ज़्यादा होता है, लंबे चौड़े टाइप के इंसान होते हैं, तो उनमें हम 18 भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा प्रोसीजर था। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो MCQ आ ही रखा है कि NG ट्यूब हमने डाल दिया, देन कंफर्म कैसे करेंगे कि ये राइट साइड पे है कि नहीं है। तो फर्स्ट हमारा है एस्पिरेट द स्टमक कंटेंट, हमने ये डाल दिया। डालने के बाद यहाँ से हम जो भी हमारा 50 ml सिरिंज से हम कुछ हम ऐसे एस्पिरेट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसा है, लाइक ग्रीनिश है, ब्राउन है, कैसा कलर है। तो ग्रीनिश ब्राउन कलर मतलब कि नॉर्मल है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, ठीक है। इतना रिलायबल मेथड नहीं है ये, बट यस करते हैं, ठीक है। इतना रिलायबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है, चेक pH ऑफ एस्पिरेट। जो भी हमने एस्पिरेट निकाला उसका हम pH चेक करेंगे, मतलब मेनली जो ये कहाँ से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है। स्टमक का जो नेचर होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है, मतलब कि pH इसका कितना कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, लेस देन 5.55 होना चाहिए। इट मीन्स कि ये गैस्ट्रिक कंटेंट है, ठीक है। ये भी इतना रिलायबल नहीं है, मतलब है उतना नहीं करते हैं। थर्ड हमारा हुस टेस्ट। हुस टेस्ट में क्या करते हैं हम 10 to 30 ml ऑफ एयर को हम ऐसे पुश करते हैं और लाइक स्टेथोस्कोप लाइक यहाँ पे रखते हैं जिफे स्टर्नम के पास, और हम वो साउंड सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं कि वुस जो साउंड है वो आया कि नहीं आया, उसको हम बोलते हैं वुस टेस्ट। ये ऑस्कल्टेशन के थ्रू करते हैं, 10 to 30 ml ऑफ एयर डालते हैं, वो करते हैं। सो ये थोड़ा रिलायबल है, ठीक है। एंड लास्ट हमारा है एब्डोमिनल एक्सरे। ऑफकोर्स एक्सरे करते हैं, सो इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो अगर आपसे पूछे कि मोस्ट रिलायबल मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्मेशन मेथड कौन सा है, सो इट इज़ एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है। देन क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, हाउ टू कंफर्म राइट प्लेसमेंट ऑफ द NG ट्यूब।
एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंड एसेस फॉर 3.5 to 5 pH, ठीक है। चेक द ऑस्कल्टेशन फॉर बॉबल साउंड। देखो हमने ट्यूब डाला है तो हम बॉबल साउंड क्यों सुने, बॉबल साउंड तो नॉर्मल है ना, वो तो आएगा ही आएगा, सो ये तो बिल्कुल गलत है। टेक अ एनजी ट्यूब विथ नोज, टेप अ एनजी ट्यूब विथ नोज, सो इसको तो टेप करना ही ऑफकोर्स, जो भी हम राइस ट्यूब वगैरह डालेंगे तो उसको यहाँ पे टेपिंग कर देते हैं ना, ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। सो ये तो हमारा प्लेसमेंट का तो कोई मसला नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, प्लेसमेंट का कोई लाइक कंफर्मेशन नहीं है। मार्किंग ऑफ ट्यूब वाइल इंसर्टिंग, ठीक है, मार्किंग सही है, मार्किंग, बट मार्किंग हमें बेसिकली देखना क्या है कि जो हमने ट्यूब डाला है वो कहीं ट्रैकिया में तो नहीं चला गया है ना, ऐसा हो सकता है ट्रैकिया में चला गया हो, तो जितना मार्किंग तक डालना था वो तो ट्रैकिया में भी चला जाएगा, तो मार्किंग से भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं पता चलेगा किसका, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब का। हमें ट्यूब का प्लेसमेंट उन्होंने पूछा है, तो आंसर क्या होगा ए। हमें एस्पिरेट करना है गैस्ट्रिक कंटेंट का, एंड वो एसिडिक है, इट मीन्स क्या है, वो हमारा कहाँ गया है, वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में ही गया है, ठीक है। एंड हमने पढ़ा ना ये 4 मेथड, एस्पिरेट स्टमक कंटेंट, चेक पीएच ऑफ एस्पिरेट, तो यही 4 मेथड है चेक करने का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज इंसर्टिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू अ क्लाइंट, ट्यूब इज इंसर्टिंग जेंटली डाउनवर्ड एंड इट रीच्ड नेजोफेरिंग्स, ठीक है, एंड देयर इज स्लाइटली रेजिस्टेंस अकर, दैट्स नॉर्मल, क्योंकि नेजोफेरिंग्स के पास जाएगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा। व्हाट वुड बी द नर्स नेक्स्ट एक्शन, विदड्रॉ द ट्यूब, नो, क्योंकि जैसे ही नेजोफेरिंग्स के पास जाएगा हल्का सा रेजिस्टेंस आता है, देन आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड करना है, ठीक है। वेट फॉर 5 मिनट्स एंड फर्दर इंसर्ट द ट्यूब, बिल्कुल ही गलत, 5 मिनट तक आप ऐसे पकड़े रहोगे मुंह में डाल के, नो, या नाक में डाल के, नो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्वेलो और इनगल्फ, नोटिफाई द फिजिशियन, ये तो बिल्कुल नहीं करना, ये क्यों ही करेंगे, सी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि आपको नेजोफेरिंग्स के पास आए हो, अब नेजोफेरिंग्स के पास आए हो, पेशेंट को बोलोगे कि आप स्वेलो करो, स्वेलो पेशेंट करेगा तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, वो ट्रेकिया को क्लोज कर देगा, तो वो इजीली इसके थ्रू अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही नेजोफेरिंग्स पे आता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, पेशेंट को बोलते हैं स्वेलो करो, फिर वो इजीली इसोफेगस के थ्रू अंदर चला जाता है, तो आंसर क्या होगा, सी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू मेजर एनजी ट्यूब लेंथ ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट बताया ना, अब बताओ क्या होगा नेक्स्ट के थ्रू, नोज टू ईयर, ईयर टू जिफाइड प्रोसेस, माउथ टू ईयर एंड ईयर टू जिफाइड प्रोसेस। उन्होंने एनजी ट्यूब बोला है ना, अगर वो ओजी ट्यूब बोलते तो ये आंसर होता, ठीक है। नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब टू जिफाइड प्रोसेस, यस, आंसर क्या है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। आई बस समझ में। देन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इंसर्शन का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऑफकोर्स एस्पिरेशन हो सकते हैं, डिस्कम्फर्ट पेशेंट को तो बहुत ही ज़्यादा होता है, रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है, इसोफेगस की जगह ट्रेकिया में जा सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ राइस ट्यूब हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड द ब्रेथ, एंड देन हम ट्यूब को पिंचिंग करके, जैसे कि यहाँ पे पिंचिंग करके, हम यहाँ पे पिंचिंग करके ऐसे करके कॉइल करते हुए हम निकाल देते हैं, निकाल के कहाँ फेंकेंगे, ऑफकोर्स रेड बिन में फेंक देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा था नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। देन आता है फीडिंग का, कि राइस ट्यूब फीड कैसे करवाना होता है, ठीक है। सो आपने 2 वर्ड बहुत अच्छे से सुना होगा, वन इज़ गवास एंड अदर इज़ लवास। सो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ गवास एंड व्हाट इज़ लवास। सो देखो आज ये कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा, कैसे, देखो गवास मतलब क्या है, जी, एंड लवास में क्या है, एल। तो जी मतलब गिव, देना, मतलब हम देंगे पेशेंट को, हम कुछ देंगे, एंड लवास मतलब एल मतलब लेना, मतलब हम पेशेंट से कुछ लेंगे, इतना समझ में आ गया। तो गवास मतलब क्या है, फीडिंग देना, फीडिंग देना इस गवास मतलब गिविंग, हम दे रहे हैं ना, फीडिंग हम दे रहे हैं। लवास मतलब लेना, मतलब हम पेशेंट से निकाल रहे हैं, अगर पेशेंट को पॉइजनिंग हो रखा है, पेशेंट ने कुछ पॉइजन खा पी लिया, कुछ भी कर लिया है, तो हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एस्पिरेट करते हैं, ठीक है। सो डैट इज़ लवाज, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। बॉवल इरिगेशन सुना होगा, सो लवाज मतलब निकालना एंड गवाज मतलब देना, ठीक है। सो पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि राइस ट्यूब जब फीड करते हैं, जब हम पेशेंट को राइस ट्यूब फीड करते हैं तो कौन सा पोजीशन देते हैं, एंड ये आता है एग्जाम में। सो देखो अगर पेशेंट कॉन्शियस है, जैसे हम जैसे पेशेंट है कॉन्शियस है, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन है, तो हम पेशेंट को देते हैं सिटिंग और हाई फॉलोड पोजीशन,
पेशेंट को बोलेंगे आराम से बैठ जाओ, या फिर हाई फॉलोड पोजीशन बैठ नहीं पाएगा तो हाई फॉलोड पोजीशन देके पेशेंट को फिर दे देंगे। बट अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, जैसे कि हमारे न्यूरो में पेशेंट होते हैं अनकॉन्शियस होते हैं, M5 M4 M3 M2 होते हैं, सो इन डैट केस हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को सेमी फॉलोड पोजीशन देते हैं या फिर राइट लेटरल विथ हेड एलिवेटेड, ठीक है। सेमी फॉलोड या फिर राइट लेटरल अगर आप दोगे तो हेड एलिवेटेड होना चाहिए, हेड तो एलिवेटेड होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हेड एलिवेटेड करके नहीं दोगे तो क्या होगा, खुद ही सोचो, जो भी आपने दिया वो सारा कहाँ जाएगा, वो सारा जाएगा हमारे लंग्स में। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन न्यूमोनिया। तो हम सिटिंग, हाई फॉलर, सेमी फॉलर, हेड एलिवेशन बेड क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग फीड ऑलवेज चेक पोजीशन ऑफ ट्यूब, ट्यूब का पोजीशन भी हमेशा चेक करना है, मे बी डिस्प्लेस हो गया हो, है ना। सो ट्यूब का पोजीशन चेक करना है, क्लाइंट का पोजीशन देना है प्रॉपर। चेक द रेजिडुअल वॉल्यूम, हमें चेक करना है कि हमने जो पहले पेशेंट को फीड दिया है वो डाइजेस्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो हमें रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना है। बॉवल साउंड चेक करना है ऑफ कोर्स कि पेशेंट का बॉवल साउंड है कि नहीं है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेंटेन दिस पोजीशन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर फीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीड देने के बाद पेशेंट को वही पोजीशन, सेमी फॉलर, हाई फॉलर, लो सेमी फॉलर, हाई फॉलर, या फिर सिटिंग पोजीशन, या फिर लेटरल विथ हेड एलिवेटेड जो पोजीशन है वो हमें 30 मिनट्स तक हमें मेंटेन करना होता है। क्यों, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। क्यों, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, क्योंकि हम फटाफट पेट बेड नीचे कर देंगे तो सारा फीड वापस आके लंग्स में जा सकता है। ओके, सो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फीड ना दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरमिटेंट फीडिंग, मतलब कि 2 घंटे पे, 3 घंटे पे, 1 घंटे के बाद दे दिया, दैट इज़ इंटरमिटेंट। एक होता है कंटिन्यूअस, मतलब इन्फ्यूज़न के थ्रू कंटिन्यूअस फीड जा रहा है। तो अगर पेशेंट को कंटिन्यूअस फीड जाएगा तो मीन्स क्या है कि पेशेंट को हमें कंटिन्यूसली हमें हेड जो है वो एलिवेट करके रखना होगा, क्योंकि वो फीड तो कंटिन्यूसली जाता जा रहा है ना। बट अगर इंटरमिटेंट फीडिंग जा रहा है तो हमने फीड दिया, 30 मिनट्स तक पेशेंट को बेड को थोड़ा एलिवेट करके रखा, 45 डिग्री तक, 60 डिग्री तक या फिर 90 डिग्री तक, उसके बाद हम थोड़ा नीचे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर गिविंग फीड और मेडिकेशन फ्लश विथ 30 to 50 ml ऑफ वाटर, 30 to 50 ml ऑफ वाटर से हमें फ्लश करना है, सो डैट ये ट्यूब पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर ट्यूब क्लियर नहीं हुआ तो देखो इसमें जो होल है, दिख रहा है आपको, होल नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, समझ लो यहाँ पे होल है। सो होल में क्या होगा, अगर आपने फीड दिया है तो ये जम जाएगा ना, तो ये ब्लॉक हो सकता है, तो फिर पानी देने के बाद फ्लश कर देना, सो डैट ट्यूब पूरा क्लियर हो जाए। आई बस समझ में। तो 30 to 50 ml से हमें फ्लश करना होता है वाटर से, या फिर नॉर्मल से, मेनली वाटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड अगर हमें मेडिसिन देना तो 15 to 30 ml में हम मेडिसिन को बेसिकली हम डिजोल्व करते हैं। क्लैंपिंग ट्यूब प्रिवेंट एयर इनटू द स्टमक। क्या बोला इन्होंने ये बोला है कि जब हम पेशेंट को फीड देते हैं ना, तो हम जैसे ये ओपन करेंगे, अगर हमने इसको ओपन कर दिया है और ये तो अंदर है, ठीक है। सो ये देखो पूरा एयर जा रहा है ना, हमें एयर बिल्कुल जाने नहीं देना है, ठीक है। सो आप इसको ओपन करने से पहले हमें पहले से पिंच करते हैं, है ना, ऐसे पिंच करते हैं, उसके बाद पिंच करने के बाद ओपन करते हैं। फिर जो पेशेंट का जो भी सिरिंज है ना, सिरिंज कहाँ गया मेरा, सिरिंज ये रहा सिरिंज, ये छोटा सिरिंज है, 50 ml लगाते हैं, ये लगाया है, ठीक है। अभी भी नहीं ओपन करेंगे क्योंकि अभी भी एयर जा सकता है। इसके बाद इसमें पानी, मेडिसिन या फिर जो भी है वो डालेंगे, उसके बाद हम ऐसे ओपन करते हैं, सो डैट अब एयर ना जाए। और जैसे ही इसमें थोड़ा सा बचा रहेगा वैसे ही हमें तुरंत पिंच करना है ताकि एयर बिल्कुल एंटर ना हो। आई बात सुनिए। सो क्लैंपिंग ट्यूब प्रिवेंट एयर एंट्री इनटू द स्टमक। इफ़ पेशेंट वॉमिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ पेशेंट वॉमिटिंग, जब आप फीड दे रहे हो, पेशेंट वॉमिटिंग, पेशेंट को वॉमिटिंग आ गया, देन स्टॉप फीडिंग एंड प्लेस द पेशेंट इन साइड लाइन पोजिशन। एंड अगर सक्शन की नीड है तो सक्शन करो। क्यों, क्योंकि हमें एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है। आई बात समझ में। सो ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की फीडिंग के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, राइस ट्यूब फीडिंग के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। सो मोस्ट कॉमन डायरिया होता है। क्यों, क्योंकि हम बेसिकली जो पेशेंट को हम क्या देते हैं राइस ट्यूब में, एज हम देते हैं मिल्क ही मोस्ट कॉमन देते हैं। तो मिल्क से क्या होता है, ज़्यादा मिल्क देते देते पेशेंट को डायरिया भी होने लग जाता है। सो डायरिया इज़ द मोस्ट कॉमन। उसके अलावा लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, मेल पोजिशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया सबसे खतरनाक है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, क्योंकि पेशेंट एक जगह लेटा हुआ है, फिर दिए जा रहे। सो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है क्योंकि पेशेंट को कोई भी एक तरीके का ही फिर जा रहा है, वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स नहीं ले पा रहे हैं ना, इसलिए। So coming to the questions, a nasogastric tube is inserted pre-operatively, is attached to low intermittent suction, ठीक है। सो एनजी ट्यूब लगा दिया,
लगाने के बाद उसको सक्शन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अ क्लाइंट विथ एनजी ट्यूब एग्जिबिट्स दिस सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स, ही इज रेस्टलेस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट सोडियम इज 138, सो सीरम नॉर्मल कितना होता है 135 टू 145, मतलब नॉर्मल ही है, पोटेशियम भी नॉर्मल है, एंड ब्लड पीएच कितना है 7.53। दिस क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंसिंग, मतलब पेशेंट को क्या है, बेसिकली पेशेंट को इंटरमिटेंट सक्शनिंग चल रहा है, ठीक है। सोडियम नॉर्मल है अप्रॉक्स, पोटेशियम भी अप्रॉक्स नॉर्मल है, पीएच थोड़ा सा ज़्यादा है, एल्कलोसिस है। तो उन्होंने बोला क्लाइंट को क्या हो रहा है, हाइपरकैलेमिया, बिल्कुल नहीं, पोटेशियम नॉर्मल है, हाइपोनेट्रीमिया, नो, पोटेशियम नॉर्मल है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नो, क्योंकि 7.53 है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, यस। तो देखो फर्स्ट तो आंसर हमें यही से पता चल गया पीएच देखकर। सेकेंड आंसर, अगर पेशेंट को इंटरमिटेंट सक्शनिंग होता है ना, तो पेशेंट को वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस सक्शनिंग हो रहा है ना, कंटिन्यूस जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो बाहर आ रहा है ना, से इसलिए। उसके अलावा ड्यूरिंग द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स रिव्यू व्हाट कंडीशन कैन पुट द क्लाइंट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोकैलेमिया। सो देखो फर्स्ट उन्होंने बोला हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एडिसन्स डिजीज। सो एडिसन्स डिजीज में हाइपोकैलेमिया क्यों होगा, एडिसन्स में क्या होता है कि हमारा जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, बेसिकली एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, राइट। सो एल्डोस्टेरोन का हार्मोन का काम क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना, ठीक है, पोटेशियम एक्सक्रीट करता है। और एडिसोन में क्या हो रहा है कि एल्डोस्टेरोन ही नहीं है, मतलब पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, एडिसोन में क्या हो रहा है, पोटेशियम अंदर ही रह रहा है, मतलब एडिसोन में हाइपरकैलेमिया होगा। सो ये बिल्कुल गलत, ऐसे आपको एमसीक्यू करना है। सेकेंड क्या है, नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। सो देखो नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, क्योंकि पूरा सक्शनिंग होकर जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आ रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो होना ही होना है। तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया सब कुछ होता है। बट आगे पढ़ लेते बर्न। बर्न में भी क्या होता है, बर्न में भी मोस्टली जो होता है वो हाइपरकैलेमिया होता है, क्योंकि टिश्यू इंजरी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है ना, सो बिकॉज ऑफ डैट हाइपरकैलेमिया होता है। सो ये भी गलत हो गया। यूरिक एसिड लेवल 10.2, सो इसमें भी हाइपरकैलेमिया ही होगा, क्योंकि यूरिक एसिड 10.2 है। सो आंसर क्या हो गया, बी। नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग में हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आइए बस सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पेशेंट अ टैबलेट नीड टू गिव थ्रू फीडिंग ट्यूब, द नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट नो डैट हाउ मच वाटर नीड टू डिजॉल्व टैबलेट। तो ये देखो ये तो अप्रॉक्स लाइक 5 to 10 ml तो बहुत ही कम होगा, 10 to 15 ml भी थोड़ा कम ही होगा, 30 to 50 ml थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो देखो बी और सी में कुछ भी हो सकता है, तो बी ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, 20 to 30 ml, ठीक है। बेसिकली हम 15 to 30 ml के बीच में हम डिजॉल्व करते हैं मेडिकेशन को एंड दे देते हैं। अ पेशेंट रिसीविंग कंटिन्यू एंटरल फीडिंग, कंटिन्यू मैंने अभी बताया था ना आपको, एक होता है इंटरमीडिएट फीडिंग और एक होता है हमारा कंटिन्यूस फीडिंग। सो पेशेंट जो है वो कंटिन्यू एंटरल फीडिंग पे है। इन विच पोजीशन प्लेस द क्लाइंट पेशेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। सो क्या करना है, हेड एलिवेट, लेफ्ट लेटरल, कीप सुपाइन, सिम्स, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत, सुपाइन में तो बिल्कुल नहीं देना। लेफ्ट लेटरल तो सही है, बट हेड भी तो एलिवेट बोले तो सही होता, बट ये भी गलत है, हेड एलिवेट इज़ द राइट आंसर। तो देखो कितना सिंपल टाइप का क्वेश्चंस आता है। सो ये इस तरीके का एमसीक्यू आ रखा था, आपको दिख ही रहा होगा, 2023 में है, 2024 में है ना, 2021 में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस आप अच्छे से विथ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन जाओगे, आप जॉब भी करने लग जाओगे। ओके, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।